हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व करेंगे और अनसॉल्व का जो है हम सब सेट 2 करेंगे। ठीक है, तो सेट 2 में आप सब देख सकते हैं और यह जो अनसॉल्व है आपका, यह अनसॉल्व बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है। ठीक है, तो आइए हम सब देखते हैं सेट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं और सेट 1 आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया इस चैनल के माध्यम से। नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। या तो नहीं समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कैसे निकालें, तो आप सब सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर दीजिए सर हमको इसके पहले के यानी सेट 1 का लिंक चाहिए, तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम सब सेट 2 पर। तो सेट 2 के क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये आप देख भी सकते हैं आपका क्या अरिहंत प्रकाशन जी का अनसॉल्व है। आप किसी भी अनसॉल्व से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, या आप राजीव प्रकाशन जी के अनसॉल्व से पढ़िए या तो अरिहंत प्रकाशन जी के अनसॉल्व से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ठीक है, सेट जो है इधर उधर दिया रहेगा बट क्वेश्चन तो यही रहेंगे हमारे। ठीक है, तो आइए आपका सेट 2 जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है गाइस, बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो देख सकते हैं, अब तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कक्षा 10 गणित सेट 2 2024 का क्या है रियल पेपर और पेपर कोड जो है आपका 822 IB है। ठीक है, समझ में आया। और जो है इसके पहले जो निर्देश दिया रहता है वो आप सेट 1 में पढ़े होंगे, क्या क्या निर्देश दिया रहता है। अब आते हैं हम सब डायरेक्ट क्वेश्चन के, पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा 65 और 117 के HCF को क्या है 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान होगा। यह जो है क्वेश्चन हमने कॉपी पर लिख दिया है क्योंकि सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो है आपका ऑप्शन जो होता है 4 ऑप्शन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 65 का पहले HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालने के बाद इसके बराबर दिखा देंगे तो आपका उसके रूप में व्यक्त हो जाएगा और P का मान भी मिल जाएगा। तो HCF आप सब कैसे निकालना चाहते हैं, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, तो शॉर्ट फॉर्म में तो हम सब करना चाहिए हम सबको ना, तो शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखिए अगर HCF निकालना तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं या तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो हम सब भाग विधि से ही निकालते हैं, जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, 65 और 117 का HCF का मतलब मौसा होता है। ठीक है, इसका हिंदी शब्द। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 65 भाग विधि से निकाल रहे हैं तो 65 भागी करेंगे 117, तो 65 से भाग डालेंगे तो एक ही बार जाएगा, 2 बार में 130 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, एक बार गया तो 65 लिखेंगे। 7 में से 5 जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 2। ठीक है, 11 में से 6 जब घटाएंगे बचेगा 5। अब 52 शेष आपका 52 बचा। अब 52 से हम भाग डालेंगे किसमें, जो आपका ये रहता है क्या भागफल जो रहता है जिससे भाग डालते हैं, अब वह जो है हमारा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 65 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और 52 से हम क्या करेंगे 65 में अब भाग डालेंगे तो एक ही बार जाएगा 52 लिख देंगे। 5 में से 2 घटा हमारा बचा 3 और 6 में से जब 5 घटा बचा 1। अब इससे जो शेष बचा अब इससे भाग डालेंगे किसमें, इसमें 52 में, तो 52 में डालें। ठीक है, यानी 13 से जब हम भाग डालेंगे 52 में तो 13 चौको होता है 52, यानी 52 मिल गया। अब 0 आ गया आपका। अब जिससे हम भाग दिए हैं 0 मिला है, यानी 13 से हम भाग दिए इससे हमारा 0 मिला है, यानी जो आपका भागफल होता है जिससे 0 मिलता है वही आपका मौसा होता है, यानी HCF। तो HCF इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, HCF बराबर 13 मिल गया, 13। तो HCF हमारा 13 मिल गया और किसके रूप में व्यक्त करने के लिए कहा है 65P माइनस 13, यानी 65P माइनस 117, 13 नहीं, इक्वल टू क्या रहेगा HCF रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो 65P माइनस 117 इक्वल टू HCF क्या 13 है ना, तो हम 13 को रख देते हैं। अब देखिए 65P माइनस 117 नहीं 117 को उधर भेजेंगे। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, 117 को उधर भेजेंगे, इधर 13 है तो हम 13 लिखेंगे, 117 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 117 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 65P इक्वल टू 13 और 117 को जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, 130
तो P 65 को उधर भेजेंगे, P बराबर क्या बचेगा आपका 130/65। तो 65 एकम 65, 65 दूना 130, सही है ना। अब P इक्वल टू हमको क्या मिल गया 2 मिल गया, यानी P का मान हमसे पूछा था और P का मान हमारा 2 मिल गया। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में जो आपका सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। टिक लगा लें हम सब, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी सही है हमारा। अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन आप यहीं से देख सकते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख सकते हैं क्या है, 2 10 45 अंश और बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। और ऑप्शन जो है दे दिया है आपका, अनसॉल्व में दे दिया है आपका, ठीक है। अभी हम सब सॉल्व कर लेते हैं तब देखते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए हल करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिया हमारा 2 10 45 अंश बटे में दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। ये सब देखिए जो होता है आपका, जो होता है बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आंसर करना रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी इंटू का गुणे का निशान है, यानी 1 होता है, बटे यहाँ पर देखिए 1 प्लस 10 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, बट इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखिए 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 1 और 1 दो ही मिलेगा हमारा, तो 2 हमारा मिल गया, ठीक है, क्योंकि 1 है यहाँ पर, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए हम। तो 2 एकम 2 यानी 1 बचा, बराबर क्या मिला हमारा 1 मिला, इसका जो मान मिला हुआ 1 मिला है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यह सी में मिल रहा है, दिखाई दे रहा है आप सबको, ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। और यह जो है हम आपको बता दें, यह नहीं बताया कि खंड अ में सभी बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न है आपके, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है आपका सेट पेपर बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो होते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई, अनसॉल्व है ना। तो अब देखिए आपको एक बात बता दें, अगर आप क्लास 10th मैथ की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी तीसरा करते हैं। तो क्लास 10th मैथ की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और सभी सब्जेक्टों की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। देखिए जो है आपका अवतार से क्लास 10th मैथ की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने लगी है आपका इस चैनल पर, ठीक है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आपका जो उसका भी वीडियो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, उसका भी आप क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज भी पढ़ना है, राजीव प्रकाशन जी का बुक से जिसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन दिया किसी बुक में नहीं है, ना कि एनसीईआरटी बुक में है, ना किसी और बुक में, जो आपका राजीव प्रकाशन जी का बुक है उसी को हमने सोल्यूशन कराया है। उसके बाद अनसॉल्व को करा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहे हैं आप सबके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में हम सबको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करना है। तो देखिए आप किसी भी चैनल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप कोई बुक उठा लीजिए, मेरी बात मानिए, या तो आप अवतार को उठा लीजिए, या तो आप विद्या क्वेश्चन बैंक को उठा लीजिए, किसी अवतार को जो हम सॉल्व कराते हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे भी करते हैं उसको सॉल्व, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है उस वीडियो को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जो होता है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कोई कि ऐसा क्वेश्चन है नहीं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा होगा ना क्वेश्चन, सभी अवतार के जो क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं, और उसी अवतार के बुक से ही, उसी के अंदर से ही जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, उसको हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो इससे जरूरी है उसको सॉल्व करना, अनसॉल्व से भी जरूरी है उसको सॉल्व करना, बट अनसॉल्व को भी जरूरी है, इसीलिए तो हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, बट इससे जरूरी है उसको सॉल्व करेंगे तो बेहतर तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आते हैं हम सब तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा 15, 18 और 24 का लॉसा है, इसको पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन को हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है, अब डायरेक्ट हम कॉपी पर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करते चले जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, 15 और 18 और 24 का लौसा, मतलब इसका एलसीएम भी कह सकता था, लौसा है। यानी ऑप्शन भी आपका दे दिया, ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आप बुक को खरीद लीजिए इस अरिहंत प्रकाशन जी के अनसॉल्व को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एलसीएम तो बहुत आसान होता है, या तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करिए या तो आप डायरेक्ट करिए जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी पहले से करते आ रहे हैं, बट डायरेक्ट कर देते हैं, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अगर कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से करिए तो उसी द्वारा हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो 15 कामा 18 कामा 24, ठीक है, यहाँ पर हल नहीं हमने लिखा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए 2 से कट रहा है यह, ठीक है, 2 से कटेगा, 15 तो नहीं कटेगा, कामा जो 18 9 हो जाएगा 2 से कट के, 2 9 18 होता है, और 24 जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 9 12 दूना 24 होता है, 2 से फिर कट रहा है, 15 तो 15 ही रहेगा, 9 तो 9 रहेगा, 12 जो है 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा कट कर, फिर 2 से कटेगा तो 15 हो जाएगा, फिर 9 रहेगा, फिर 6 जो है कट जाएगा, 2 3 6 होता है तो 3 मिल जाएगा। अब देखिए किससे कट रहा है अब आपका, अब जो आपका 2 से कोई संख्या नहीं कट रहा, अब 3 से कटने वाली संख्या है सभी, या कोई भी कटे, 2 के बाद तीसरा अभाज्य गुणनखंड आता है उससे काटेंगे 3, 3 पचे 15 कामा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, अभी भी 3 से कोई कट रहा है, ये तो कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 5 तो 5 रहेगा, 3 एकम 3, और ये तो आप एक रहेगा, ठीक है। अब देखिए कोई 3 से कटने वाली संख्या नहीं, उससे बड़ी संख्या 5 से कटने वाली संख्या हाँ है, तो 5 एकम 5 कामा 1, यानी अब सभी संख्या जो है कट गई, और जो हमारा लौसा मिला है 15 18 24 का, वह क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, फिर गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 5 है, इक्वल टू, अब देखिए क्या मिल रहा है आपका, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 त्रिक 24, 24 हमने लिख लिया, गुणे, अब बचा यहाँ तक गुणा हो गया, 3 पचे 15 15, और 24 और 15 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा 360, क्या मिल जाएगा 360, इसका एलसीएम हो गया 360, यही सही है आंसर। और ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं 360 जो है ऑप्शन डी में है, आप बुक क्या है, क्या है आपका अनसॉल्व है ना, अनसॉल्व में से आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कहेंगे तो पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप चैनल पे दिया जाता है, बताए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो किए हैं कि नहीं, बहुत कम बच्चे फॉलो किए हैं, जो बच्चे फॉलो कर लिए उनके लिए बहुत बेहतर है, क्यों बेहतर है, क्योंकि अब पीडीएफ तो पा जाते हैं वो सब, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम सब क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं, क्या है आपका 148 148 बटे जो है क्या है, यानी 185 185 का सरलतम रूप, ऑप्शन भी आपका कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरलतम रूप हमसे पूछा है तो सरलतम रूप के लिए आप 185 में 148 का भाग मत दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप सॉल्व करते हुए परेशान हो जाएंगे, दशमलव में आएगा तो कहेंगे कैसे दशमलव में आ रहा है, परेशान होते जाएंगे, ठीक है। बट इसको क्या करना है, काटना है, ठीक है, तो इसको काट सकते हैं आप, देखिए देखते हैं किससे किससे कट रहा है, हल करते हैं, 148 जो है बटी जो है 185, ठीक है, तो 148 2 से कट रहा है तो 2 से कटेगा नहीं, यानी जो सेम संख्या तो मिल नहीं रहा, 3 से देखते हैं कटता है दोनों, तो आपका जोड़ेंगे, अगर इन तीनों को इसको जोड़ेंगे 8 4 12 1 13, ठीक, यानी 3 से कट नहीं रहा, 13 जो 3 से कटता है, नहीं कटता है, यानी अब हमको समझ में नहीं आ रहा है किससे काटे, तो आप इसका मौसा निकाल सकते हैं, ठीक है, मौसा जब निकाल लेंगे तो संख्या आपको मिल जाएगी जिससे दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो मौसा निकालते हैं, देखते हैं निकलता है मौसा, इसका भाग विधि से निकालते हैं हम सब, 185 से हम भाग डालेंगे किसमें, 185 में हम भाग डाल रहे हैं 148 में, जो छोटी संख्या रहता है उससे डालते हैं ना भाग, तो इसलिए डाल रहे हैं, मौसा निकाल रहे हैं ना, तो एक ही बार जाएगा तो 148 हो जाए, ओ 148 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 8 जब घटेगा तो आपका बचेगा क्या, 7 बचेगा ना, तो हम 7 को लिख देते हैं, 1 सेकेंड, तो हमने 7 को लिख दिया, ठीक है।
फिर बचा आपका यहाँ पर क्या 7, 7 में से 4 गया, बचा आपका 3, ये तो कट गया आपका 3, 37 बचा। अब 37 से हम भाग डालेंगे 148 में, 148 जो है 37 से कितने 4 बार में कट जाएगा, 148 मिल जाएगा, तो आपका 0 आ गया। यानी भाग क्या मिला, मौसा हमारा 37 मिला, यानी 37 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, तो देखिए 37 से जो है 4 बार में कटा, ठीक, 4 बार में 148 कटेगा, और 37 से 185 जो है 5 बार में कटेगा। ठीक है, यानी मिला हमारा 4/5, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4/5 निकला है ना आपका, तो 4/5 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और पीडीएफ जब आपको दिया व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, सर हमको व्हाट्सएप लिंक भी भेज दीजिए, आपको सब प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अगली क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। P के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वल टू 0 है, सॉरी 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और 6x माइनस पी वाई इक्वल टू 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो ये सब फॉर्मूला पता है कि नहीं आप सबको, जब समपाती रेखाएं कहे, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहे, समांतर रेखाएं कहे, ये सब के लिए फॉर्मूला आप सबको पता है कि नहीं, तो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला जो होता है, पहला हम लेते हैं किसको, आपका जो है पहला फार्मूला हम समझते हैं A1/A2। ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2, यानी B1/B2 के बराबर नहीं होता है। जब ऐसे आपका होगा तो आपका क्या होगा, किसके लिए फॉर्मूला यह लगता है, तो यह लगता है प्रतिच्छेदित रेखाएं के लिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए फॉर्मूला लगता है, और लगता है अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, कभी कभी कह दिया देता है, 2 क्वेश्चन दे देता है, 2 समीकरण कह देता है इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए यही फॉर्मूला लगता है, अद्वितीय हल, और संगत के लिए भी फॉर्मूला यही लगता है। ठीक है, संगत, जब इसमें के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और तारबुक से तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इसमें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया। दूसरा जो होता है आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A1/A2, A1 है ये आपका, बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, C1/C2 नॉट इक्वल टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह कब फॉर्मूला लगता है, जब समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, समांतर, ठीक है, रेखाएं, समांतर रेखाएं। और कब लगता है, जब आपका कोई हल नहीं है, कह देता है कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं। ठीक है, इसके लिए भी फार्मूला ही लगता है, और असंगत के लिए फॉर्मूला यही लगता है। ठीक है, असंगत के लिए फॉर्मूला यही लगता है। ठीक है, और एक आपका और फॉर्मूला होता है, वह तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा जो फॉर्मूला होता है वह होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके लिए जो होता है, किस किस के लिए लगता है, समपाती रेखाएं के लिए, समपाती रेखाएं, और अनेक हल के लिए, अनेक हल, यह लगता है अनेक हल के लिए, याद कर लीजिए सभी। और संगत के लिए फॉर्मूला यह लगता है, संगत। ठीक है, सभी फॉर्मूले याद कर लीजिए, तभी आपका तैयारी बेहतर, इसलिए सभी फॉर्मूलों को बता दिए, ताकि जब भी इसमें के क्वेश्चन करे कोई दिक्कत ना हो, हमको तैयार रहेगा तो बेहतर रहेगा। तो इसमें क्या दिया है आपका, जो दिया है कौन कौन सी 2 समीकरण दिया है, तो क्या दिया, पहला 3x माइनस वाई प्लस 8 हमने देखा इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से हम ले लेते हैं क्या, ये आपका 6x, ठीक है, माइनस में पी वाई।
ठीक है। और जो 16 जो है बराबर के उधर है, बराबर के इधर ला लेंगे, तो जो प्लस में उधर इधर आया तो माइनस में 16 होगा इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए कौन सा रेखा का है, समपाती रेखा है। समपाती रेखाएं किस में पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले में, यह फॉर्मूला लगेगा। तो समपाती रेखाएं यहाँ से लिखेंगे, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं के लिए फॉर्मूला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हमने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबका A1 B1 C1 का मान कहाँ से मिलेगा, तो देखिए समीकरण फर्स्ट का जो होता है x अंक का गुणांक A1 का मान होता है 3 है, और B1 का मान y अंक का गुणांक, B1 का मान समीकरण फर्स्ट से, y अंक का गुणांक कुछ नहीं यानी 1 है, यानी माइनस चिन्ह को लेकर चलना -1, और C1 का मान जो है 8 है, 8। और यहाँ से देखिए A2 का मान जो है समीकरण 2 का जो x अंक का गुणांक होता है 6, तो 6, और क्या B2 का ये जो माइनस p है ये हो जाएगा, कामा C2 का ये जो माइनस में 16 है यह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान को रख लेते हैं, A1 का मान 3 तो हमने 3 रखा, A2 का मान हमारा 6 तो हमने 6 रखा, इक्वल टू B1 का मान -1 तो -1 रखा, और जो है B2 का मान -p तो हमने -p रखा, इक्वल टू C1 का मान 8 है आपका, तो 8 हमने रख दिया, बटे C2 का मान -16। अब देखिए या तो इसको बराबर कर दीजिए, या तो इसको हमको P का ही मान निकालना है। P के किस मान के लिए, यानी P का मान निकालना है, तो हम इन दोनों को बराबर दिखा देते हैं, P का मान निकल जाएगा। तो 3/6 बराबर -1/P। अब यहाँ से देख सकते हैं P का इधर गुणा होगा, कहीं गलती हुआ है क्या, ये जो p था वो माइनस में p था, माइनस में p रखेंगे, इधर p का गुणा होगा तो -3p हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो p इक्वल टू -6 इधर बटे में आएगा 3, क्योंकि इधर गुणे में है ना, तो माइनस में 3, माइनस से माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी p इक्वल टू 2 मिला। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन किस में मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 2 जो है बी वाले ऑप्शन में, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया। इसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, शॉर्ट फॉर्म में करिए, हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। आपको डायरेक्ट यही रखना है, डायरेक्ट जब बहुविकल्पी में पूछेगा डायरेक्ट मान को रख दीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए, रफ कार्य करना, और आपको OMR सीट दिया रहता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ गोला करना रहता है, ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर अब, और इससे तेजी से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, बिल्कुल जस्ट इसके 5 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा किए हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि 3x + 2py = 2, ठीक है, और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है। क्या समांतर है, तो p का मान होगा, और समांतर रेखाओं के लिए हमने फॉर्मूला क्या कहा था, क्या ज्ञात करने के लिए, समांतर रेखाएं, ये दो वाला समांतर रेखाएं में होता है, क्या होता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं में यही फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला पर, बट पहले समीकरण को सही तरीके से हम लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, 3x + 2py, ठीक है, इक्वल टू 2 है, तो 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 होगा, इक्वल टू 0 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, कामा समीकरण 2 को लिख लेते हैं, 2x + 5y, इसको लिखना नहीं चाहिए क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, हम आपको सॉल्व करा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, 5y + 1 = 0। ठीक है, समीकरण 2। अब A1 A2 A1 B1 C1 का मान समीकरण फर्स्ट से निकलता है, A2 B2 C2 का मान समीकरण सेकंड से निकलता है, आपको पता है। और कह रहा है कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, फॉर्मूला आपका जो लगेगा वह क्या लगेगा, वो लगेगा A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2। ठीक है, लगा देते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला A1/A2 B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, यही होता है। मान को हम रख देते हैं, A1 का मान ये 3 हो जाता है, और A2 का मान इस वाला ये 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर B1 का मान ये जो है 2y का गुणांक क्या है यहाँ पर B1, ये 2p, दोनों को लिखेंगे, यानी 2p
बटे B2 का मान ये 5, y का गुणा किधर क्या 5 प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। नॉट इक्वल टू C1 का मान क्या हमारा माइनस में 2, तो हमने माइनस में 2 रखा, बटे C2 का मान जो है प्लस में 1, तो हमने 1 रख दिया। अब देखिए हमको P का मान निकालना है, P का मान निकालना है तो इन दोनों को हम बराबर दिखा देंगे, आसानी से निकल जाएगा हमारा। तो बराबर दिखा दीजिए, 3 इक्वल टू 2P बटे में वो 5 है 5, फिर ये गुणा करिए, इसका इधर गुणा करेंगे तो 4P हो जाएगा, इक्वल टू इसका इधर करेंगे तो 3 पचे 15, 4 को उधर भेजेंगे यानी P इक्वल टू 15 बटे 4 हो जाएगा। और यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए किस में मिल रहा है, या ऑप्शन 15 बटे 4 जो मिल रहा है आपका 15 बटे 4, ऑप्शन कहाँ पर है 15, ऑप्शन ए में है, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7वें पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है जो आपका 7वां। तो देख सकते हैं कि आपका 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8, हमसे पूछ लिया साइन थीटा का मान होगा, तो जो दिया उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या दिया है 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8 दिया, साइन थीटा का मान हमसे पूछा है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, 15 को उधर बराबर के उधर भेजेंगे, बटे में जाएगा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 8 बटे 15 हो जाएगा। और लाल बटे कक्का से, यानी फॉर्मूला हम सब जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो लाल बटे कक्का से यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि साइन कॉस टेन कॉट ए वाला होता है, कॉट यहाँ से आधार बटे लंब होता है, यानी यह जो होता है 10 का उल्टा होता है। ठीक है, यानी आधार बटे लंब होता है, यानी ये ऊपर वाला आधार है और ये जो हर है ये लंब है। ठीक है, अब इससे हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो लेकिन कर्ण का मान निकलेगा तभी तो साइन थीटा का मान निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब देख सकते हैं कर्ण तो निकालना हमको, कर्ण स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल टू लंब क्या हमारा 15, 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, 225 प्लस आधार क्या है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट मान को रख दीजिए, कोई दिक्कत अगर नहीं समझ में आएगा तो आप काट दीजिए इसको, नहीं तो कहेंगे कैसे आ गया। तो के स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान 15 तो हम 15 का स्क्वायर कर लिए, प्लस आधार का मान जो 8 हमने 8 का स्क्वायर कर लिया, तो के स्क्वायर इक्वल टू ये 225 हो जाएगा, प्लस ये 64 हो जाएगा, फिर के स्क्वायर इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 289 टोटल हो जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के इधर का जो भी संख्या रहेगा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, 289 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, यानी 17 गुणे 17 289 होता है, तो 17 हो गया। k का मान जो है कर्ण मिल गया हमारा 17, हमको निकालना साइन थीटा का मान, तो साइन यहीं पर निकाल लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, साइन यही निकालने क्या हम काट दीजिए, यहीं पर निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा लाल बट्टे कक्का से साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब क्या हमारा, लंब हमारा 15, कर्ण हमारा 17 है, तो मान को रख दीजिए, यानी साइन थीटा बराबर लंब हमारा 15, कर्ण हमारा 17 निकालें 17, साइन थीटा जो निकला 15 बटे 17, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया गाइस, बेहतर क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 7वां, जो ऑप्शन सही है वह सही है ऑप्शन ए। ठीक है, नहीं ऑप्शन ए सॉरी, 15 बटे 17 ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए में तो 17 बटे 15 दिया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर हम सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बेहतर तरीके से पूछा, अगर ऐसे पूछ ले तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करें इसको। देखिए क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज है, क्या दो समरूप त्रिभुज है, तथा कोण ए दे दिया, कोण ए 75 अंश दे दिया और कोण Y जो है 57 अंश, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। हमको फोकस करना है, देखिए त्रिभुज ABC हमने बना दिया, फिर त्रिभुज XYZ हमने बना दिया, यह दोनों क्या है समरूप है, या जो है समरूप का चिन्ह होता है। ठीक है, और कोण जो है ये हमारा 75 अंश, ये भी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और कोण जो है हमारा Y 57 अंश, ये भी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यह समरूप है, तो समरूप जब होता है तो कोण की बात कर रहा है, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं
हैं बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब क्या होता है, संगत कोण ए जो है वह कोण जो होगा आपका कोण यक्स के बराबर होगा, ठीक है, और कोण बी जो होगा कोण वाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण वाई दिया हमारा 57 अंश, तो कोण बी क्या होगा 57 अंश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ब्लैक पेन से लिख दे क्या, ठीक है, 57 अंश हो जाएगा। ठीक है, और कोण सी हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो अब बहुत ही आसान हो गया हमारा, क्योंकि जब दो कोण हमको पता चल गए तो तीसरा जो कोण अपने आप वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू होगा क्या 180 अंश का। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो हमारा कोण ए का मान 75 है, 75 अंश प्लस कोण बी का जो मान है 57 अंश, हमने 57 अंश लिख दिया। और कोण सी का मान निकालना है, प्लस कोण सी इक्वल टू जो है 180 अंश। ठीक है, अब जब इसको जोड़ेंगे 7 5 12 का 2 हासिल मिला हमारा 1, और 7 5 12 फिर 1 हासिल हो गया 13। ठीक है, 132 हो गया, प्लस क्या है कोण सी इक्वल टू 180 अंश। 132 को उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, यानी कोण सी इक्वल टू 180 अंश, ये अंश है। अब इधर या माइनस में 132 अंश। अब घटा दीजिए, कोण सी इक्वल टू घटा देंगे, जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 में से 2 जाएगा ना, एक यहाँ से लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से जब 2 घटेगा तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 7, 7 में से जब हमारा 3 घटेगा तो बचेगा 4, यानी 48 अंश मिल रहा है क्या, 48 अंश कोण सी का मान मिल रहा है। एक बार जो है हम देख लेते हैं, 48 अंश दिया है बी ऑप्शन में। ठीक है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे जो अगर पूछ लेता कि कोण यक्स का मान बताइए तो कैसे बताते हैं, आपका कोण ए का मान दिया, संगत कोण के अनुसार कोण यक्स का मान भी 75 अंश क्या ही होगा, यानी सभी कोण आपस में समरूप दिया रहता है तो सभी कोण बराबर होते हैं, या तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, ये सब आपको हम त्रिभुज चैप्टर में ही पढ़ा दिए हैं। ठीक है, पढ़े हैं बेहतर तरीके से कि नहीं। अब देखिए, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं, क्या है आपका, बिंदु यम -3,4 मूल बिंदु से दूरी है, यानी मूल बिंदु से दूरी हमसे पूछ लिया है। तो बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। पहले से ही हमको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल, ठीक है, बिंदु का निर्देशांक जो होता है हम सब जानते हैं क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, यही होता है ना। और इस बिंदु यानी बिंदु यम जो दिया इतना दिया, एक बिंदु और ए बिंदु जो है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, मूल बिंदु से जो है आपका इस बिंदु, यानी अब जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 ये y1, ये आपका x2 ये y2। और जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इक्वल टू अंडर रूट में जो आपका x2 क्या है, x2 हमारा जो है 0 है। ठीक है, 0 है ना, तो 0 हम रखेंगे, 0 माइनस x1 क्या हमारा माइनस में 3, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर माइनस है। ये फॉर्मूले में माइनस और माइनस x1 का मान माइनस है तो +3 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्लस y2 हमारा 0 है, y2 होता है ना, 0 माइनस y1 का मान क्या हमारा 4, तो हमने 4 रख दिया, कोई दिक्कत, होल स्क्वायर नहीं है ना। अब देखिए इक्वल टू अंडर रूट में 0 और 3 को जोड़ेंगे 3 रहेगा, ये इस टोटल का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटेगा तो -4 ही रहेगा आपका, यानी -4 का हमने होल स्क्वायर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, तो इक्वल टू अंडर रूट में 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, तो ये हमारा 5 हो गया। 5 मात्रक लिख सकते हैं क्योंकि दो बिंदुओं की दूरी निकाले हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है, या ऑप्शन ए में मिल रहा है, ए वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 10 पर। समझ में आया बेहतर तरीके से कि नहीं। क्वेश्चन 10 पर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं हम सब।
क्वेश्चन नंबर 10 पहले तो पढ़ लेते हैं हम सब, ठीक है। तो बिंदुओं क्या है, -2, 6 और -2, 10, यही है ना। मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी बिंदु यहाँ से यहाँ तक मिलने वाला एक रेखाखंड हो गया। इसका नाम ए, इसका नाम हम बी दे देते हैं, कोई दिक्कत। बिंदु ए क्या दिया, -2, 6 दिया, और बिंदु बी क्या दिया हमारा, -2, 10 दिया। समझ पा रहे हैं ना, देख सकते हैं। और बिंदु पी यहाँ पर, यानी मध्य बिंदु हमको निकालना, मध्य बिंदु यहीं पर रहता है, इसको हम बिंदु पी नाम दे देते हैं। अब इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, मध्य बिंदु का। ये तो हमको पता नहीं है, तो ये जो होता है आपका x1 ये y1 हो जाएगा, और ये जो होगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला जो होता है आपका, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, x1 प्लस x2 बटे में क्या होता है, 2 होता है, ठीक। प्लस में उसके बाद क्या होता है, कामा होगा, प्लस में नहीं, प्लस कामा कोष्टक में लिख लीजिए इसको। फिर y1 प्लस y2 बटे में क्या होता है, 2 कोष्टक बंद। अब मान को डायरेक्ट रख दीजिए, आपका जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। x1 का मान हमारा -2, हमने -2 रखा, प्लस x2 का मान हमारा, x2 का मान फिर -2, यहाँ पर प्लस है फिर -2 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। फिर माइनस y1 का मान 6 है, 6 प्लस y2 का मान 10, तो हमने 10 को रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। बटे में 2, तो 2 हमने रख दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं 2 माइनस में फिर प्लस -2 हो जाएगा। बटे में क्या हो गया, 2 हो गया आपका, कामा 6 और 10 क्या हो जाएगा, 6 और 10 आपका 16 बटे 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -2 और -2 आपका क्या हो जाएगा, 4 -4 होगा, इक्वल टू -4 हो गया, बटे में 2, काम आया क्या, 16/2। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या, कोष्टक है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 बचा, या माइनस में 2 और फिर क्या, कामा 8 बचा, इक्वल टू -2 कामा 8 है, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकला है। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर -2, 8 जो है ऑप्शन ए में मिल रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देख सकते हैं, क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि AD पर लंब है BC, सॉरी AD जो लंब है BC पर, ठीक है, हो तो AD² बराबर होगा, यानी AD² का हमसे मान पूछ लिया है, ठीक है। और ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन दिया उससे हमको हेल्प मिलता है, ठीक है, कि हमको जो है CD में मान निकालना है, CD² में, ठीक है, वो दिखा रहा है, ठीक है गाइस। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको हम सब। सबसे पहले समझते हैं किसी समबाहु त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुज है जो आपका, यह समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज का मतलब यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब AB जो है बराबर है किसके, इस BC के, और BC बराबर है किसके, AC के, यानी ये समबाहु त्रिभुज है ना। यहाँ लिख देंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ठीक है, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए जो है आपका AB बराबर होगा BC, यानी AB भुजा, A वाला भुजा और A वाला भुजा, A वाला भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया, ये हमने दर्शा दिया। और A जो है आपका लंब पड़ा है, A से लेकर यहाँ से AD तक, AD एक भुजा है आपका, ठीक है। यह जो लंब पड़ा है किस पर, इस BC का, यानी जो आपका ये BC का आधा क्या है, DC है, और BD है, ये क्या है, BC का आधा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी BC बराबर क्या है, किसका आधा है, BC का, BC जो है किसका, ये आपका, इसको लिख सकते हैं BC का आधा, यानी BC/2 जो है आपका बराबर होगा किसके, ये BC/2 जो होगा बराबर होगा किसके, BD। इसको BD भी लिख सकते हैं, यहाँ DB लिखें, BD, ठीक है, BD, और बराबर होगा किसके, ये जो आपका CD है इसके, CD। इतना आप
याद रखिएगा, इतना याद रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम किससे चलते हैं, यहाँ पर जब ये आपका लंब पड़ा है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाएगा, इसको तो हम लेंगे नहीं, इतने में सॉल्व ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 90 अंश का कोण बनाएगा, इसका मतलब ये आपका समकोण त्रिभुज है, कौन, एडीसी। एडीसी में यहाँ से अब चलते हैं, चूंकि एडीसी त्रिभुज नहीं लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज एडीसी में हम चलते हैं, जो कोण है 90 अंश का, एडीसी में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं एडीसी में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण क्या है आपका, ये जो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, एसी, तो एसी हमारा है, ठीक है, इक्वल टू ये लंब क्या है हमारा, लंब हमारा या एडी है, ठीक है, एडी, तो हम एडी लिख लिए, एडी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारा डीसी है, इसको हम सीडी लिख सकते हैं, सीडी, कोई दिक्कत, सीडी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए गाइस, हमको निकालना एडी का मान, एडी स्क्वायर का मान, तो एडी स्क्वायर यहाँ पर है, इसी का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, इसको क्या करते हैं, सीडी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो ए सी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में सी डी स्क्वायर बराबर इधर बचा ए डी स्क्वायर, इसको सीधा लिख लेते हैं, इसको पहले इसको बाद में, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ से कि ए डी स्क्वायर तो आपका रहेगा ही, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को, चूंकि यहाँ से समझिए ए सी जो है आपका बी सी के बराबर है, किसके, इस बी सी के बराबर है कि नहीं, तो यानी हम ए सी, चूंकि यहाँ पर लिखिए चूंकि, ठीक है, ए सी बराबर है बी सी के, ठीक है, ए सी जो है आपका बराबर है बी सी के, तो ए सी बराबर है बी सी के, तो ए सी आपका जो बराबर है बी सी के, तो ए सी अगर बी सी का आधा कहें हम, तो ए सी के आधे के बराबर होगा कि नहीं, तो ए बी सी का आधा क्या हमारा सी डी है कि नहीं, बी डी भी है बट सी डी को हम लेकर चलेंगे क्योंकि सी डी में ही आंसर लाना है हमको। तो बी सी को यानी हम सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसलिए सी डी बराबर हम लिख सकते हैं, बी सी के आधा के बराबर हम लिख सकते हैं, तो बी सी बराबर ए सी है, तो ए सी के आधे के बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, यानी ए सी के आधे को हम लिख सकते हैं, ए सी बटे 2 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका 2 में गुणा करेंगे तो 2 सी डी हो जाएगा इक्वल टू ए सी। अब देख सकते हैं ए सी के बराबर हम क्या 2 सी डी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो रख देते हैं यहाँ पर 2 सी डी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर है। यहाँ से देखिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर किए 4, सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4 सी डी स्क्वायर में से सी डी स्क्वायर घटाएंगे तो आपका 3 सी डी स्क्वायर बचेगा, और ए डी स्क्वायर का मान क्या मिला, 3 सी डी स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर भी हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर जो है डी में मिल रहा है हमारा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन को राइट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख सकते हैं, क्या है आपका, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, ठीक है, यानी 7, 5, 7 और -3, है। यदि बी सी का, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी की माप होगी, ठीक है, हमसे पूछ लिया है ए डी की माप। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक दिया है तो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक त्रिभुज बना लिए, बन गया, अभी तो नहीं बना, बन रहा है आपका, बन गया। इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी। और क्या कह रहा है,
त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना 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 दिया, यानी इसको हम ए का निर्देशांक ले लेते हैं, इसको बी का, इसको सी का। ठीक है, ए का निर्देशांक हमने लिया 7,5, बी का निर्देशांक हमने लिया 5,7। ठीक है, सी का हमने निर्देशांक लिया -3,3। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसके बाद यदि बी सी का मध्य बिंदु डी, यानी बी सी का यहाँ पर मध्य बिंदु क्या है, डी, तो इसको हम मिला देते हैं ए डी। क्या हो जाएगा, ए डी। और ए डी की ही माप हमसे पूछिए, दूरी। ठीक है, ए डी की ही माप हमसे पूछिए, तो पहले तो हमको डी बिंदु पता होना चाहिए, यानी बी सी का मध्य बिंदु है तो डी बिंदु आसानी से पता चल जा रहा है हमको। तो यह बी सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मध्य डी के निर्देशांक के लिए, डी के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में क्या होता है 2। ठीक है, और कामा y1 प्लस y2 बटे में क्या होता है 2, सॉरी 2 होता है ना, तो 2 को हम रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब मान को हम रखते हैं तो बराबर x1 का मान हमारा 5 है तो हमने 5 रखा, प्लस x2 का मान हमारा -3 है तो हमने -3 रखा, बटे जो आपका 2 है तो 2 रख दिया, कामा उसके बाद y1 का मान हमारा 7 है तो हमने 7 रखा, प्लस y2 का मान हमारा 3 है तो हमने 3 रखा, बटे 2 तो 2 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इक्वल टू 5 जो है प्लस में, और प्लस माइनस माइनस होगा, 3 माइनस में हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, बटे क्या है 2, कामा 7 और 3 10, बटे में क्या होगा 2। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते 2 कम 2, 2 पच्चे 10, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, यानी इक्वल टू 1,5 मिला डी का निर्देशांक। क्या मिला, डी का निर्देशांक 1,5 मिला। हम यहाँ पर रख देते हैं 1,5, यह डी का निर्देशांक है। अब डी का निर्देशांक तो हमें पता चल गया, अब ए डी की दूरी हमको निकालना है, तो ए डी, अब यहाँ लिख लीजिएगा, अब ए डी की दूरी, जरूरी नहीं है एक ही नंबर में पूछ सकता है बहुविकल्पी में, ये आपका 2 अंक में भी पूछ लेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ए डी की दूरी अब क्या होगी, तो ए डी की जो दूरी होगी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वह फॉर्मूला लग जाएगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, इससे हमारा AD का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन क्या होगा, देखिए A का जो मान होगा x1 y1 ले लेंगे, इसको हम x2 y2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान को अब रखेंगे इक्वल टू अंडर रूट में रखिए मान, x2 का मान हमारा 1 है तो हमने 1 रखा, माइनस x1 का मान हमारा 7 है तो हमने 7 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 का मान हमारा 5 है तो हमने 5 को रख दिया, माइनस y1 का मान हमारा 5, y2 का भी मान 5 और y1 का भी मान 5 हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में लिखते हैं। अब देखिए क्या 1 में से अगर 7 घटेगा, यानी 1 में से 7 घटेगा नहीं, 7 में से 1 घटा देंगे, -6 बचेगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख लें ना डायरेक्ट, तो माइनस में हम क्या करते हैं 36 लिख लेते हैं, प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे अंडर रूट में 36, जब जोड़ेंगे तो 36 ही मिलेगा, तो इक्वल टू 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का। यह हो गया आपका आंसर। एडी की जो दूरी होगी वह 6 मात्रक होगा, मात्रक लिख लीजिएगा, मात्रक, ठीक है, 6 मात्रक। ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है आपका 6 मात्रक। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपका अनसॉल्व है ना, अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं हम सब, यानी ए सी जो आपका सी सही हो जाएगा 6 मात्रक। ठीक है, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन को आप सब देख लीजिए, उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख सकते हैं, क्या है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 2, ठीक है, यानी हमारा और थीटा का मान पूछ लिया, यानी सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, अगर नहीं करके आएंगे 1 सेकेंड में आंसर इसका आएगा। ठीक है, अगर पता रहेगा आपको तो आप देखिए, सेक
थीटा इक्वल टू हमको 2 दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक कितने अंश का मान 2 होता है, सेक 60 अंश का मान जो होता है 2 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू सेक 60 अंश, 2 को हम लिख लेंगे सेक 60 अंश, क्योंकि हमको पता है 2 का जो मान सेक में कि सेक 60 अंश का मान ही 2 होता है, ठीक है। अब सेक आपका हट जाएगा, यानी तुलना होगा, तो थीटा इक्वल टू आपका 60 अंश मिल गया, और यही हमको निकालना था, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, या ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं जो बी में मिल रहा है, किसमें, बी में, 60 अंश बी में मिल रहा है, ठीक है गाइस। अब हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन दे दिया, फॉर्मूला याद रहेगा तभी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या दे दिया है कि आपका यह क्या दिया है, आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दे दिया है, ठीक है, एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, फॉर्मूला अगर पता होगा तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1, यानी इसके बराबर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर हमने 1 लिख दिया, गुड़े यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह यानी इंटू का चिन्ह है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से यहाँ पर चूंकि लिख दीजिएगा, फार्मूला पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, हमको पता है चूंकि क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 है, पहले से हम सबको पता है यही होता है। अब हमसे पूछ लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस था बराबर के उधर गया माइनस, यही दिया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही दिया। इसके बराबर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, लिख लेते हैं तब हम, ठीक है। तो इसके बराबर हम लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में मिल रहा है ये वाला, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आर का मान ज्ञात करना है। इसमें त्रिज्या का मतलब आर, त्रिज्या किससे डिनोट होता है, आर से, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हमको जो दिया उसको लिख लेते हैं हल। क्या दिया हमको, हमारा दिया बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना दिया, 9 पाई। और हम सब जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं, बेलन का आधार का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, इक्वल टू यहाँ पर दिया 9 पाई। अब इधर देखिए बराबर की इधर पाई और इधर पाई से पाई कट गया, बचा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर हटाएंगे आर पर से, इक्वल टू 9 जो है अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। और आर इक्वल टू 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, क्योंकि 3 गुणे 3 9 होता है, 3, यानी आर का मान मिल गया हमारा 3, यानी त्रिज्या मिल गया किसका, तो उसके आधार का, त्रिबेलन के आधार का त्रिज्या मिल गया कितना, 3 मिल गया, यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन नंबर या किस में मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन कितने में, ए वाला है, ठीक है। अब हम सब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ लिया, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया। पहले कहा कर रहा है 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, सबसे पहले हमको एक वृत्त बना लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। यह जो हमारा हो गया एक वृत्त बना लिए हम सब, ठीक है। कितने, ये
4 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है। त्रिज्या आप समझते हैं ना। और इसी वृत्त में क्या कह रहा है, इसी वृत्त में जो है एक वर्ग है और उसी वर्ग का हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया है। इसी वृत्त में क्या है आपका, एक क्या है, वर्ग है। तो इसी वृत्त में यहाँ पर ये हमने क्या बना दिया, ये जो होता है वर्ग बना दिया। कोई दिक्कत, इसका नाम भी दे देते वर्ग का, इसका नाम हम ए दे देते हैं इसका, और इसका बी यहाँ पर मिलेगा, मतलब यहाँ पर मिलेगा। ये वाला जो है यहाँ पर आना चाहिए था बट नहीं मिला, बी। ठीक है, इसका नाम सी, इसका नाम डी दे दिए। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। इसके बाद देखिए क्या पूछा, इसी वर्ग का हमसे पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, ए सी जो होगा, ये क्या होगा, ये आपका विकर्ण होगा, विकर्ण होगा। 4 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या कितना होता है, ये मूल बिंदु होता है और इसी बिंदु से यहाँ तक जो आधी होती है, ये टोटल व्यास भी हो गया आपका, व्यास भी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यही त्रिज्या होती है आपका 4 सेंटीमीटर है और व्यास कितना हो जाएगा, यानी AC का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, यानी दिया है हमको, दिया है क्या, दिया है त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या जो दिया हमारा आर जो है हमारा 4 सेंटीमीटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। यह दिया हमारा 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। उसके बाद जो है हमसे क्या कह दिया है, कहा है कि हमको बता दीजिए कि इसी वर्ग का, इसका देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और वर्ग का भुजा क्या होता है, वर्ग का भुजा जैसे ए वाला, ए बी भुजा, ए बी भुजा नहीं पता है तो इसको ए ले लेंगे। ठीक है, बी सी भुजा ए, डी सी भुजा ए। ठीक है, और जो आपका ए डी भुजा ए भी हम ए लेंगे। क्यों ए ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका समांतर क्या है, आपका वर्ग का जो भुजा होता है आपस में सब बराबर ही होते हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए सी, यानी ए का मान पता होना चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कौन है, वर्ग का विकर्ण AC है, बराबर हमने AC लिख दिया। और AC हमको पता है 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिज्या हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ आधी दूरी है और यहाँ से फिर आधी दूरी क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, यानी 4 4 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है कि अंडर रूट में 2a होता है इक्वल टू AC का मान 8 है। अब 2 को जो है हम उधर भेजेंगे, बराबर के उधर, यानी a इक्वल टू 8 बटा अंडर रूट में 2 हो जाएगा। a का मान यहाँ से हमको पता चल गया 8 बटा अंडर रूट में 2, और यही क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो वर्ग का भुजा क्या होता है, भुजा हमारा a है तो हम a रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। आप इसके बाद देख लीजिए ए का मान हमारा क्या है, ए का मान जो हमारा 8 बटे अंडर रूट में क्या है, 2 है। भुजा स्क्वायर होता है, इस पर ए का स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर 2 आ जाएगा, बचेगा आप क्या, 2 से कटेगा आपका 64, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, मिला हमारा 32, यानी 32 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, वर्ग सेमी। यही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका 32 जो है बी में मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम दिखा देते हैं क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 16 था, यह मिल गया हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 32 सेमी स्क्वायर। इसको वर्ग सेमी लिखिए या सेमी स्क्वायर लिखिए, बात एक ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेहतर तरीके से। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। क्या करते हैं, सारणी बना लेंगे, उसके बाद जो है ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, यानी हमको माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, सिग्मा एफ, ठीक है, यही होता है ना, यही होता है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स होता है, ठीक है। तो जब आपको पता होगा तभी तो उस फॉर्मूले पर लगाकर आंसर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता, बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, एफ से। इसके बाद हम निकाल लेते हैं मध्यमान, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, मध्यमान। मध्यमान आपका कैसे निकलेगा, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मध्यमान यानी वर्ग अंतराल का, इन दोनों को जोड़कर उसको 2 से भाग कर देंगे या उसका आधा ही समझ लीजिए। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8, 8 का आधा क्या होता है, 4, ठीक। और फिर 5 और 7 को जोड़ेंगे 12, 12 का जो आधा क्या होता है, 6, तो हमने 6 को रख दिया, ठीक है। 7 और 9 क्या होता है, 16, 16 का आधा, आधा क्या होता है, 8, ठीक है। अब देखिए 9 11 क्या होता है, 20, 20 में से 2 से भाग डालेंगे यानी उसका आधा क्या होगा, 10। मध्यमान हमारा निकल गया, 10, यहाँ तक पूरा मध्यमान निकल गया। अब इसके बाद जो आपका होता है, इसके बाद हम निकालेंगे एफ एक्स। एफ एक्स हम मतलब समझ रहे हैं एफ एक्स कौन सा है, अभी समझ लेते हैं हम सब। एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, एफ एक्स कैसे निकलेगा आपका, इसमें तो हम जगह ही नहीं लिए। अब एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ और एक्स का गुणा करेंगे, 4 और 4 का गुणा करेंगे 16, फिर 2 और 6 का गुणा करेंगे 12 हो गया, फिर 1 और 8 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और 3 और 10 का गुणा करेंगे 30। यानी आपका जो सिग्मा एफ एक्स है, ये आपका जो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर निकलेगा, यही निकलेगा, क्या हो जाएगा, 16 8, इसको जोड़िए, 12 8 कितना हो जाएगा, 20। अब 20 30 50, 50 और 16 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, क्या 56 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एफ एक्स कहाँ से निकालें, ये तो सिग्मा एफ एक्स है, अब हम सब निकालेंगे एफ, यानी सिग्मा एफ निकालेंगे। ये जो बारंबारता होता है, इस कॉलम को ऐड करेंगे तो हमको सिग्मा एफ का मान मिल जाएगा, 4 2 6 6 1 7, 4 2 6 6 1 7, 7 7 3 10, यानी 10 मिल गया सिग्मा एफ। और समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही होता है। मान को रख देते हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान 56 है, तो 56 बटे में क्या है, 10, सिग्मा एफ का मान क्या है, 10, तो 10। अब इसको देखिए 10 से जब भाग डालेंगे तो क्या हमारा मिलेगा, 5.6 मिलेगा, क्योंकि एक जीरो है, इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद, तो 5.6 मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन किस में मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर जो है आपका कहीं पर नहीं मिल रहा है क्या गाइस, कुछ तो गलती हमने कर दिया, 5 कहीं गलती की है क्या गाइस, 1 सेकेंड, जोड़ने में ही गलती कर दी है, कहाँ गलती की है, 16, देखिए 12 8 20, 20 30 50 हो गया, 50 में जब 16 जोड़ेंगे 56 नहीं 66 होगा, 66 होगा, कहीं पर गलती हो जाएगा तो गलत पूरा हो जाएगा, ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, 66 होगा तो ये आपका क्या मिल जाएगा, 6.6 मिलेगा, ठीक है। समझ पाए हैं कि नहीं पाए, ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 6.6 ऑप्शन सी में मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन सही है, देख सकते हैं बुक से। क्वेश्चन 18 को देख लीजिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। आइए क्वेश्चन को लिख देंगे, उसके बाद समझते हैं हम सब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार जो बच्चा अगर इसको समझेगा वो तुरंत टिक लगा देगा, इसका क्या प्रायिकता होगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पासा मतलब आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, बेहतर तरीके से दिमाग में फिक्स कर लीजिए, जब भी पासा की बात करें तो समझ जाइए, जो आप लूडो खेलते हैं उसका गोटी होता है, उसमें कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6, कभी 1 एक आता है, कभी 2 आता है फेंकते हैं उसको, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 6 आता है, कि नहीं आता है ना। अगर उसमें कह रहा है उसको फेंकेंगे अगर उस पासे को तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता जो होगी वो पासा कुल कितने परिणाम हैं आपके, हल करते हैं तो कुल परिणाम लिखना था ना,
कुल परिणाम, कुल परिणाम जो है आपका 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6। और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या इसमें आप यानी अनुकूल परिणाम है जो आने की प्रायिकता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 तो नहीं 5 होता है, 5। ठीक है, यानी कुल परिणाम बटे आपका अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम यही होगा, फॉर्मूला यही होता है प्रायिकता निकालने के लिए। तो P कोष्टक में E, ठीक है, प्रायिकता का ये चिन्ह है, इक्वल टू जो होता है आपका 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रायिकता बराबर कुल परिणाम बटे में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी आने की प्रायिकता वाला परिणाम। तो कुल परिणाम आपका क्या, 1 2 3 4 5 6 परिणाम है, बटे आने की प्रायिकता 1 2 3। ठीक है, इन तीनों में से एक ही आएगा जब पासे को फेंकेंगे, और 6 साइड है। ठीक है, तो 6 बटे 3 यानी 3 एक नम 3, 3 2 6, यानी हमारा 2 मिलेगा। क्या बात करते हैं, सॉरी ये फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया। फॉर्मूला जो आपका होगा वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है ना, ये तो हमने गलत लिख दिया। क्या कर दिया, गलत लिख दिया। कुल परिणाम नहीं, अनुकूल परिणाम बटे यानी आने की प्रायिकता जो आएगी, यानी P E कोष्टक में लिख लिए इक्वल टू आने की जो भी आएगी संख्या वो 3 ही आएगी, 1 2 3। ठीक है, लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, गलत हमने कर दिया था। ठीक है, अनुकूल परिणाम हमारा क्या है, 3 1 2 3 है, बटे कुल परिणाम हमारा 6 है, तो 6, तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, यानी मिला 1/2 मिला। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर यह जो है बी में मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमने टिक लगा दिया। अब हम सब सॉल्व करेंगे, ये जो गलत है इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती हो ही गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, देख सकते हैं आप, यदि किसी आवृत्त की माध्य हमारा दिया 20.5 तथा माध्यिका हमारा 21 हो तो उसका बहुलक होगा, यानी हमसे बहुलक पूछ लिया है। तो बहुलक के लिए आपका फॉर्मूला होता है क्या, हम बता दें, बहुलक बराबर होता है आपका 3 माध्यक माइनस, ठीक है, 3 माध्यक, माध्यक माध्यिका मतलब 3 माध्यिका, माध्यिका माइनस में 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य फॉर्मूला होता है। तो बहुलक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुलक, बहुलक बराबर 3 का माध्यिका क्या, माध्यिका हमारा क्या 21 है, तो 3 गुणे 21 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे माध्य क्या है 20.5 है। ठीक है, तो बहुलक, बहुलक बराबर इसका इसमें गुणा होगा, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 63 माइनस इसका जब 2 का गुणा 0.5 में होगा तो आपका मिल जाएगा 41। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर 63 में से 41 को घटाएंगे 22 मिल जाएगा हमारा। बहुलक क्या मिल गया हमारा, 22 मिल गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, किसमें, डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और यह जो है आपका खंड अ का लास्ट क्वेश्चन है और बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आपका लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी जो है घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, यह पूछ लिया और ऑप्शन आपका दे दिए हैं। ठीक है, लिख दिए हैं इसमें ऑप्शन, ताकि इसमें आपको जरूरत है, इस वाले जो क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा ऑप्शन का। ठीक है, इसलिए लिख दिए हैं। तो जो है आपका प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता को हम किससे डिनोट करते हैं, प्रायिकता को हम PE से,
PE से हम डिनोट करते हैं प्रायिकता को, ठीक है। और कौन सी घटना, क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता वह संख्या नहीं होती है जो 0 से छोटी होती है, ठीक है, या 1 से जो बड़ी होती है वह संख्या प्रायिकता नहीं होती है। यानी 0 से जो छोटी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती और 1 से बड़ी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि 0 से छोटी यानी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो 0 के बराबर। यहाँ देखिए यह जो है आपका 1 से छोटा होना चाहिए, ये प्रायिकता 1 से प्रायिकता जो है छोटा होना चाहिए तभी प्रायिकता होता है। 1 से या तो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 1 से छोटा होना चाहिए। तो नोट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, नोट क्या लिखेंगे कि प्रायिकता 0 से छोटी तथा 1 से 0 से छोटी तथा 1 से बड़ी संख्या, ठीक है, प्रायिकता नहीं होती, प्रायिकता नहीं होती, ठीक है। लेकिन 0 होता है और 1 भी होता है, ठीक है, इसमें 1 भी दिया, 1 यानी प्रायिकता होता है। और आपका देख सकते हैं 4/3 का अगर भाग डालेंगे 4 से अगर 3 में, ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए क्या क्या प्रायिकता नहीं होता, -1 नहीं, यानी 0 से छोटा है ना आपका, -1 -2 -3 -4, ये सब प्रायिकता नहीं हो सकती। और 1 से बड़ी संख्या जो होती है क्या होती है, 1,5, 1,2, 1,4 लिख सकते हैं। यानी 1 से कोई भी बड़ी और 0 से छोटी जो संख्या होती है प्रायिकता नहीं होती है, जैसे ये सब संख्याएं। अब यहाँ से देखेंगे 1 तो हमारा प्रायिकता हो सकता है, ये तो नहीं, ये तो आपका नहीं सही है, क्या कहा, प्रायिकता नहीं हो सकती, ये तो प्रायिकता हो सकती है, ये तो नहीं टिक लगाएंगे। और 3/5 भी आपका प्रायिकता हो सकती है, 2/3 भी प्रायिकता हो सकती है, 4/3 क्या प्रायिकता हो सकती है, देख सकते हैं 4 में अगर 3 से आप भाग डालेंगे तो एक बार गया 3, फिर बचा क्या आपका 1, फिर दशमलव लगा के 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, 3×3=9, यानी 1 से बड़ी आ रही है, यानी यह प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यानी जब आपका 1 से बड़ा आएगा तो प्रायिकता नहीं होगा, या 0 से आपका छोटा आएगा तो प्रायिकता नहीं होगा। समझ पाए मेरी बातों को ना, ठीक है। तो अब आपका जो है अगला जो है वह क्या है, आपका खंड ब है, ठीक है। खंड ब का पहला 21, यानी क्या क्या कर रहा है, सभी खंड कीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क है पहला क्वेश्चन 21 का क जो है, यदि cot a = b/a तो सिद्ध कीजिए कि b sec a/a cos a = 1। ये जो है आपका 2 अंक में पूछा गया प्रश्न, कितने अंक में, 2 अंक में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं खंड ब का 21 का क, ठीक है। क्या है आपका, यदि cot a = b/a तो सिद्ध कीजिए b sec a/a cos a = 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम सब, ठीक है। तो आपका क्या दिया हुआ है, cot a, ठीक है, काट देते हैं दिक्कत हो जाएगा, cot a = हमारा b/a हमारा a दिया हुआ है, और हमको सिद्ध करने के लिए क्या कह दिया है, सिद्ध करने के लिए b sec a, ठीक है, sec a बटे में a cosec a = 1 को हमको सिद्ध करने के लिए कह दिया। यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, b sec a बटे में क्या है, a cosec a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए इन दोनों को अलग कर दीजिए, b/a यहाँ पर इंटू में है, यहाँ पर भी इंटू में है, गुणे में है, यानी b/a इंटू गुणे हम कर देते हैं sec a बटे में cosec a, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख सकते हैं b/a को हम ऐसे ही लिख देते हैं गुणे सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए का क्या होता है, व्युत्क्रम क्या हमारा होता है, 1 सेकंड, सेक ए का व्युत्क्रम जो होता है हमारा 1/cos a होता है, क्या होता है, 1/cos a होता है, बटे अब इसका cosec a का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sin a होता है ना।
तो 1 हम साइन ए लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ठीक है, अब देख सकते हैं बी बटे ए को हम लिख लेते हैं बी बटे ए गुड़े आपका ए मेन बटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख सकते हैं जब ये मेन बटा गुड़े में बदलेगा तो ये नीचे का गुड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला है यानी बटे का बटा का ऊपर एक में गुड़ा होगा तो साइन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। और ये जो है आपका 1 का गुड़ा इसमें कॉस ए में होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो है आपका बी बटा ए, ठीक है, बी बटा ए गुड़े साइन ए बटे कॉस ए किस में आता है, साइन ए बटे कॉस ए जो होता है आपका 10 ए होता है। क्या होता है, 10 ए होता है, 10 ए होता है। फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, 10 ए होता है। और आपका 10 ए का मान क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं अगर कॉट ए का मान हमारा बी बटे ए है तो 10 ए का मान क्या होगा, 10 ए का मान इसका उल्टा होता है यानी ए बटे बी हो जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा। यहाँ से हमको पता चल गया 10 ए का मान, यहाँ पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी बटे ए गुड़े 10 ए का मान क्या है, ए बटा बी, तो हम ए बटा बी रख दिए। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बचा हमारा टोटल 1। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते समय। ठीक है गाइस, देखिए बराबर एक बचा। अब राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं, यहाँ पर लिख लेंगे राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं गाइस। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 के ख नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ख आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, यक्स के किस मान के लिए 2x यक्स प्लस 8 फिर तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी होंगे। यानी यक्स के किस मान के लिए हमको ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो समांतर श्रेणी होता है ये आपका a1 b1 c1 होता है। तो आपका जो है a1 क्या हो जाएगा, दिया है, समझ लीजिए हमारा दिया है। ठीक है, a1 हमारा दिया है क्या, बराबर 2x दिया है, कामा b1 हमारा क्या दिया है, b1 इक्वल टू हमारा x प्लस 8 दिया है। ठीक है, a1 b1 नहीं, a1 b1 नहीं, a1 a2 a3 होता है, a2 है आपका, सॉरी। ठीक है, a2, ठीक, a2 कामा a3 होता है, a3 आपका क्या दिया है, 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं हम x का मान निकालने के लिए d1 और d2 का मान निकालना पड़ेगा और उन दोनों को बराबर दिखा देंगे, हमारा x का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो d1 बराबर क्या होता है, d1 बराबर हमारा क्या होता है, d1 बराबर हमारा a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। ठीक है, और d2 बराबर हमारा क्या होता है, d2 बराबर हमारा जो होता है वह होता है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को हम बराबर दिखा देंगे तो हमारा x का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो d1 बराबर d2, d1 का मान क्या है, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1। ठीक है, बराबर d2 का जो मान है वो क्या है, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। अब मान को हम रख देते हैं, a2 का मान क्या है, a2 का मान x प्लस 8 है तो हम x प्लस 8 हमने रख दिया, कोष्टक बंद कर देते हैं, माइनस का चिन्ह। a1 का मान क्या है हमारा 2x, तो हमने 2x रख दिया, a1 का मान 2x ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए इधर बराबर a3 का मान जो हमारा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 फिर माइनस, माइनस कोष्टक में करिए माइनस a2 का जो मान है हमारा, a2 का जो मान है क्या, x प्लस 8 है, तो x प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब देखिए यहाँ से इसके बाद क्या करते हैं, आपका a रहेगा आपका x प्लस 8 माइनस 2x। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो माइनस में x होगा, फिर माइनस का प्लस में यहाँ पर गुणा होगा तो प्लस में नहीं माइनस में 8 हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा गुणा होगा तो। अब यहाँ से देख सकते हैं, अब सॉल्व होगा, माइनस 2x यहाँ प्लस में x, क्या हो गया आपका जो है माइनस वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, माइनस x बड़ा है, इधर बचा प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू। अब देखिए 3x
ये माइनस में x, अगर 3x में से 1x घटेगा तो 2x बचेगा हमारा, और +1 और माइनस में 8 कौन अधिक है, -8 अधिक है, कितना, -7 अधिक है। ठीक है, अब देखिए x वाली को एक तरफ और जो संख्या है अंकों में है उसको एक तरफ, 2x को हम इधर ला लेते हैं। ठीक है, 2x को जब हम इधर ला लेंगे तो आपका इधर -x है, इधर आएगा तो माइनस में 2x होगा, पंचांतर होके इक्वल टू, इधर -7 है, 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा उधर। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -3x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह लेकर, 7 और 8 15 होता है, 15। अब देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम उधर भेजेंगे, x इक्वल टू 15/3 हो जाएगा, और 3 एक नम 3, 3 पचे 15, x इक्वल टू 5 मिलेगा। x का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और हमारा x का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x के किस मान के लिए समांतर श्रेणी होगा, x इक्वल टू, कुछ नहीं लिखेंगे, बट बस इतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अतः x के किस मान के लिए इतना 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 समांतर श्रेणी होगा, तो लिख सकते हैं x के किस मान के, यानी x का मान अगर 5 होगा तो समांतर श्रेणी होगा, अतः लिख सकते हैं x का मान 5 होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 21 के ग वाले नंबर पर। ठीक है, आप देख सकते हैं अनसॉल्व से क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ग, यही है ना, आप देख सकते हैं। और ये था आपका ख नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत है, ये सब 2 अंकों में पूछे गए प्रश्न है। अब ग वाले को देख लीजिए, सिद्ध करना 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। 2 अंकों में यह क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा, वास्तविक संख्या से यह क्वेश्चन उठाया है, और यह जो उठाया था आपका समांतर श्रेणी से प्रश्न उठाया हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो है चैप्टर वाइज भी कह रहे हैं कि पढ़िए और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का ग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का ग आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना, इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको मानेंगे उसका उल्टा परिमेय संख्या। तो हल करते हैं, मानेंगे या कल्पना करेंगे, बात एक ही होता है, हम कल्पना करते हैं, कल्पना। ठीक है, कल्पना किया, दिखाई दे रहा है आप सबको, कल्पना किया कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो किसके, परिमेय संख्या के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि कल्पना किया कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए आपका 2√3 बराबर होगा किसके, किसी परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा P/Q के। परिमेय संख्या P बटे यानी बटे के रूप में होता है, P/Q के बराबर दिखा दिए। यहाँ पर लिख लेंगे, जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, दिखाई दे रहा है ना, संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब जिनका मौसा 1 होता है। ठीक है, यानी इन दोनों का मौसा 1 होगा। और लिख लेंगे जहां, तथा ये Q जो होता है, Q ≠ 0 होता है, यानी कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 को उधर भेजेंगे, तो √3 = 2 उधर जाएगा तो P/Q है, इधर से जब 2 उधर जाएगा तो आपका क्या आएगा, बटे में आएगा, 2Q हो जाएगा, बटे में इधर आएगा तो 2Q हो जाएगा, P/2Q हो जाएगा। तो इधर यहाँ पर हम देख सकते हैं √3 जो अपरिमेय संख्या, ये जो है आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में है आपका, तो अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होती है। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या
है, अपरिमेय संख्या है, तथा ये जो आपका P/2Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या बराबर दिखा दिया परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी जो हमने कल्पना किया था कि ये परिमेय संख्या है, यह जो हमारी कल्पना जो हमने किया था ये गलत है। अतः लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो आपका 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया आपका कि नहीं हो गया? अपरिमेय संख्या प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 2 अंक मिल जाएंगे, इतना सॉल्व कर देंगे आप तब। ठीक है, और जो है आपका अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 का घ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का घ नंबर क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम सब। ठीक है, क्या दिया है, एक घन का आयतन 729 घन सेमी। क्या है, घन का आयतन दे दिया 729 घन सेमी है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी घन का हमको संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आइए बहुत ही आसानी से हम सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या दिया आपका, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर हमारा दिया कितना है, 729 दिया है। ठीक है, और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो भुजा क्यूब बराबर ये क्या दिया 729, तो 729 हम रख देते हैं, 729। तो भुजा हम कुछ ले लेते हैं, भुजा आप ए ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भुजा को हम डिनोट कर लेते हैं ए से। ठीक है, तो हम भुजा को ए से डिनोट किए, यानी ए का क्यूब इक्वल टू 729 दिया है आपका, 729 दिया। अगर किस अंक का अगर हम क्यूब कर दें तो 729 मिल जाएगा, यानी अगर हम 9 का क्यूब कर दें, यानी 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी 3 बार जब 9 का आपस में गुणा करेंगे, यानी 9 गुणे 9 गुणे 9 जब करेंगे 729 मिल जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 9 का क्यूब, यानी क्यूब से क्यूब कट गया, यानी ए इक्वल टू हमको 9 मिल गया, यानी भुजा जो हमारा मिल गया, क्या मिल गया, 9 मिल गया, ए का मान। और जो आपका क्या होता है, घन क्या होता है, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा क्या हमारा, भुजा तो हमने ए को लिया है। ठीक है, यानी ए का स्क्वायर कर दिए, 6 गुणे ए का मान हमारा क्या है 9, तो हमने 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो 6 गुणे 9 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 9 गुणे 9 करेंगे तो आपका 81 मिल जाएगा, और 81 का जब हम 6 में गुणा करेंगे, 6 कम 6 और 6 5 30, 6 6 के 6 7 48, 6 7 48, 6 8 54, 54 नहीं है, 6 का गुणा जब 8 में होगा, यानी 6 8 क्या होता है, 48 होता है, 48। ठीक है, यानी 886 मिल गया, सॉरी 486 मिल जाएगा, यानी 486 मिल गया हमारा। बराबर का चिन्ह लगाते जाइएगा, ये बराबर होता है ना, क्या मिल गया हमारा, संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 क्या मिल गया,
486 वर्ग सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या वर्ग सेमी लिख लीजिए, वर्ग सेमी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला क्वेश्चन नंबर घ के 21 का अंगा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा, बिंदु 2, -3 और क्या -4, 6 को मिलाने वाली एक रेखाखंड को 1:2 में अनुपात में क्या कहता है, 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु से निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बिंदु इसका और इतना, ठीक है, यानी बिंदु एक यहाँ पर है और बिंदु एक यहाँ पर है। बिंदु एक रेखाखंड को मिलाने वाली दो बिंदु हैं, यानी इसका नाम हम ए दे देते हैं, इस बिंदु का नाम बी। तो क्या है, बिंदु 2, -3 और -4, -6 को मिलाने वाली एक रेखाखंड, यानी इन्हीं दोनों को मिलाने वाली एक क्या हो गई, ये रेखाखंड हो गई। तो यहाँ पर बिंदु ए की जगह हम क्या रख देंगे, 2, -3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बी की जगह -4, हमने 6 रख दिया, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को अंतः विभाजित करता है एक बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों को अंतः विभाजित करता है तो 2 अनुपात में बांटता है। किस, 1:2 में, यानी 1 यहाँ पर रहेगा अनुपात और 2 यहाँ पर रहेगा, यानी यहाँ तक की दूरी 1 और यहाँ तक की दूरी 1:2 में बांट दिया। यानी इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, इस बिंदु को हम P नाम दे देते हैं। यह किससे होगा, अंतः विभाजन बिंदु है। ठीक है, इसी का निर्देशांक हमको ज्ञात करने के लिए कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसानी से हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अंतः विभाजन यानी विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो किसी निर्देशांक को ही हमको ज्ञात करना है। क्या निर्देशांक ज्ञात करना नहीं पता, यानी x, y है हमारा, x, y ही पता करना। इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, बड़े कोष्टक में हम लिख देंगे। विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x(m) लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे, फिर यहाँ पर x(m) लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बटे में हम क्या लिख लेते हैं, m1 + m2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 12, किसे फार्मूला होता है याद करने का तरीका, फिर यहाँ पर फिर y(m) हम लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर हम y(m) लिख लेंगे, बटे में क्या, m1 + m2। ठीक है, ये विभाजन सूत्र याद करने का फार्मूला। फिर 12, फिर 21, हमको पता चल जा रहा है x1 m2 कहाँ है, x2 m2 1। ऐसे याद करेंगे तो याद करते रह जाएंगे। जिस तरीके से हमने रखा है इस तरीके से आपको भी रखेंगे तो बहुत ही आसानी से रख लेंगे। ठीक है, तो हमें बिंदु P का निर्देशांक याद करना, जिसका x, y हमने ले लिया है। तो ये जो रहता है आपका x वाला का मान निकालता है, ये आपका y वाले का मान निकालता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से x1 क्या है, m2 क्या है, ये जो होता है आपका m1 होता है और ये वाला जो होता है m2, जो 1:2 में बांटा है, और ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मान को रख दीजिए, यानी x, y को हम निकाल लेते हैं कोष्टक में। अब x1 का मान हमारा 2 है तो हमने 2 को रखा इंटू m2 का मान हमारा क्या है 2, तो 2 हमने रख दिया, प्लस x2 क्या हमारा, x2 हमारा -4, तो हमने -4 को रखा, गुड़े m1 क्या हमारा, m1 क्या है हमारा, m1 हमारा 1 है तो हमने 1 को रख दिया, बटे में देखिए m1 क्या है 1 है, m2 क्या है प्लस, m2 हमारा 2 है तो हमने 2 को रखा, y1 क्या हमारा, y1 जो हमारा -3 इंटू m2 क्या है 2, तो हमने 2 को रखा, प्लस इसके y2 क्या है हमारा, y2 6, गुड़े m1 क्या है, m1 हमारा 1 है तो हमने 1 को रखा, बटे में क्या है m1 हमारा क्या है, m1 हमारा 1 प्लस m2 हमारा क्या है 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब सॉल्व करते हैं, मान तो हमारा रखा जा चुका है। अब क्या करना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व ही करना है। 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 का गुणा 1 में होगा, प्लस माइनस हो गया आपका, 4 का गुणा आप क्या होगा 1 में होगा तो -4 ही मिलेगा, बटे में आपका 1 और 2 को जो जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ना, इसके बाद देखिए -3 का और 2 का गुणा होगा -6, और ये क्या है आपका
प्लस में 6 हो जाएगा, 6 का 1 में गुणा होगा +6 बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं इक्वल टू 4 में से अगर आपका 4 घटेगा 0 हो जाएगा, ये भी माइनस में और प्लस में 6 यानी 6 में से 6 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, ये 0/3 करेंगे कामा ये भी आपका 0/3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 में 3 से भाग देंगे तो आपका 0 मिल जाएगा कामा यहाँ से 3 में फिर 0 से भाग देंगे तो 0 मिल जाएगा। यानी अतः हमारा क्या मिला, यही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से लिख सकते हैं अतः बिंदु P का निर्देशांक हम याद कर रहे थे, अतः बिंदु P का निर्देशांक जो हमारा मिला है, अतः बिंदु P का निर्देशांक 0,0 मिला है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया, या आप यहीं तक करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक बार बुक से भी आप क्वेश्चन को देख, बुक से क्या अनसॉल्व है आपका ना, तो अनसॉल्व को क्या करिए क्वेश्चन देख सकते हैं आप सब। तो इसके बाद जो क्वेश्चन ये था आपका अंग नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है। आइए इसको भी हम सब सॉल्व करते हैं, सारणी को पहले बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का 6 जो है कंफ्यूज कर देगा आपको क्वेश्चन, सोचेंगे आवृत्ति कहाँ से आ गया, बारंबारता रहता है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, आवृत्ति रहे या बारंबारता रहे हमसे कोई परेशानी नहीं, हमको माध्य ही तो निकालना है, समांतर माध्य ही। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम जो दिया है आपका क्वेश्चन आपका वो लिख दिए। अब देखिए इसके बाद आवृत्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, इतना ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बनाएंगे वह बनाएंगे मध्यमान। क्या बनाना है, मध्यमान हमको निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकलता है पता है आप सबको, मध्यमान को हम डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, तो मध्यमान कैसे निकलेगा, इसको जोड़ेंगे, वर्ग अंतराल को इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग डालेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे 2 से भाग डालेंगे, हमारा क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक, फिर अब क्या करते हैं, अब देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, फिर 2 से भाग डालेंगे हमको 15 मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 20-30 को जोड़ेंगे 50 होगा, फिर 2 से भाग डालेंगे 25 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 30 और 40 को जोड़े 70 और 70 को 2 से भाग, यानी 70 का आधा हमारा 35। फिर ये सब मध्यमान निकल रहा हमारा 40 और 50, 90 का आधा 45, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा निकल गया क्या, मध्यमान निकल गया। तो इसके बाद हम निकाल लेते हैं क्या, एफ एक्स का मतलब आवृत्ति और मध्यमान को गुणा करना पड़ेगा, एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इसमें जगह दे दीजिए क्योंकि इसमें जो है हमको एफ एक्स हम निकालते हैं एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स जब निकालते हैं तो देख सकते हैं कैसे निकलेगा आपका एफ एक्स। तो एफ एक्स देख सकते हैं, एफ का और एक्स का गुणा होगा, 8 का गुणा 5 में होगा तो हमारा 40 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 12 का 15 का गुणा होगा तो हमको ये हमारा 180 मिल जाएगा, 180। 10 और 25 का जब गुणा होगा तो 250 मिलेगा। ऐसे ही 11 और 35 का जब गुणा होगा तो 385 मिल जाएगा, 385। और क्या होगा आपका 9 का और 45 का गुणा होगा तो 400 जो है 5 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 405। अब देखिए यहाँ से निकलेगा आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर, जब टोटल को आप सब जोड़ेंगे तो 1260 मिलेगा आपका, जोड़कर देख सकते हैं आप सब। ठीक है, और ये जो है आवृत्ति को जोड़ेंगे यानी सिग्मा एफ मिलेगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो आपको 50 मिल जाएगा, जोड़कर आप देख सकते हैं। और समांतर माध्य निकालने यानी माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, माध्य निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वह होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है 1260, तो हमने रखा 1260 बटे में क्या होगा सिग्मा एफ क्या हमारा 50, तो 50, 0 से 0 कटा, बचा 126। 126 से में हम 5 से भाग डालेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं, तो 5 दूना 10, बचा 2, 6 के उतारे
5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 25 बचा आपका एक में तो जाएगा ना, दशमलव लगा के सॉरी दशमलव लगा के यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूना 10, 10 जी कट गया कि नहीं कट गया, कट गया, यानी 25.2 मिला। तो बराबर हम 25.2 लिख लेंगे। यही हमारा समांतर माध्य जो निकला है यही निकला है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेहतर तरीके से कि नहीं। अब हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर है जो है आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, कि रहने दे बस, अब पार्ट 2 में करेंगे हम सब। सहमत हैं आप सब? क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, सही नहीं लगता है, 2-2 3-3 घंटे का वीडियो हो जाता है। ठीक है, अब हम सब पार्ट 2 में करेंगे। जो आपका सेट 2 है, ये आपका सेट 2 है जो आपका अनसॉल्व का, हम सब क्या करेंगे पार्ट 2 में करेंगे। और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 22 से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। और आप सबको बता दें, और बेहतर तैयारी के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो है आपको क्या करना है, जो भी आपका हम अवतार बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं उसको बहुत ही अनिवार्य करना। आप विश्वास करिए या मत करिए, हम जो कह दिए तो कह दिए, उसको बहुत ही अनिवार्य करना, क्योंकि उसको जब सॉल्व करेंगे तो मैथ की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे या मत पढ़ेंगे राजीव प्रकाशन जी से, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपका राजीव प्रकाशन जी का, सॉरी राजीव प्रकाशन कर रहे हैं, अवतार क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, अगर उसको कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो और अन्य सब्जेक्ट का भी हम तैयारी करना चाहते हैं आप सब। हम तो सोच रहे हैं अन्य सब्जेक्ट का भी तैयारी हो जाए, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं पेपर का। ठीक है, आप लोग जितना जल्द सपोर्ट करेंगे उतना जल्द अन्य सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, यानी हिंदी को और साइंस को लेकर आना ही आना है हमको। ठीक है, बट आप सब सपोर्ट बनाए रहेंगे तो बहुत जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो है आपका अनसॉल्व सेट 2 का पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। ठीक है गाइस।